प्रणाम सभी लोग को। मैं अजय अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम धन्वंतरी वंदना करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? शशि मैम, आप एक बार देखिए, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? क्योंकि हाँ जी, मैं हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर, को नमस्ते सर। धन्वंतरी स्तवन सुनाई दिया क्या? नहीं सर, वो सही से नहीं सुनाई दे रहा था, वो कट कट कर रहा था आवाज उसका। ठीक है, मैं पिक्चर वो से हो रहा था। सर से पूछूंगा, कुछ तो गड़बड़ है। वो मैं हम्म। बाद में बताऊंगा। चलिए, मैं ना आप लोग को आप ये बताइए कि पंच भौतिक सिद्धांत पढ़ाऊं कि न्याय पढ़ाऊं? आपको अभी सर क्या पहले पहले न्याय पढ़ा दीजिए। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। एक मिनट रुके, अभी ये एक मिनट मैंने ला दिया है, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, इतने सारे रेफरेंसेस हैं जो न्याय में हैं। अभी आपके सिलेबस में एमडी फर्स्ट ईयर में क्या क्या है वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं ना, तो जो चक्रपाणी जी हैं उन्होंने जो टीका लिखी है, आयुर्वेद दीपिका टीका, और दूसरा जो गंगाधर जी ने लिखा है निबंध संग्रह टीका, तो उन्होंने कुछ उपमा दिया है, न्याय देके वो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। तो कभी हम जब चरक संहिता की टीकाएं पढ़ेंगे, तो ये न्याय जो है इनका उपयोग जरूर होगा। तो मैं अभी ऐसे ही पढ़ता हूँ, रेफरेंस दिया है। जैसे अनागत बाधा प्रतिषेध न्याय, चरक सूत्रसान 8 चैप्टर में 17 नंबर का श्लोक में, उसके अंदर जब आप देखेंगे रेफरेंस में तो दिया है अनागता वेक्षण न्याय, चरक सूत्रसान 1/48। ये सब एमडी फर्स्ट ईयर जो संहिता में करते हैं उन लोगों के लिए जरूरी है। संहिता पढ़ते टाइम हम लोगों को ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तंत्र युक्ति क्या होती है, न्याय क्या होता है। ये न्याय मतलब दृष्टांत वाक्य है, मतलब कुछ हम लोग एग्जाम्पल से कुछ बातों को बताते हैं। फिर है अनुव्यय व्यतिरेक अनुविध्य न्याय, अर्ध शौच न्याय, आयुर्घृतम न्याय, बभ्रु गुड़ न्याय। ऐसे ये सारे न्याय जो है ना, अभी इसमें जैसे 80 नंबर का देखिए केदार कुल्या न्याय, 90 नंबर का खले कपोत न्याय, 21 शीर दधी न्याय। तीन न्याय तो बहुत फेमस है, शारीरिक क्रिया में हम लोगों ने पढ़ा है। और बाकी जो न्याय है ना वो हम पढ़ेंगे। मैं आप लोग के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये सब तो रेफरेंस हो गया। अभी हम इनका नाम अभी पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, हमें जो जो चीजें अभी जरूरत है वो अभी आप रुकिए। क्योंकि ना ये जब एमडी संहिता के पेपर होते हैं या वाइवा होते हैं तो ये पूछा जाता है। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे भी पूछा गया था, पीएचडी में भी पूछा जाता है, एमडी में भी पूछा जाता है। तो कुछ कुछ न्याय है, ये मैं विकिपीडिया से निकाल के आपको, मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत हार्ड वर्ड से न पढ़ाऊं, आप लोग को शॉर्ट में पढ़ाऊं। तो आप शशि मैम यहाँ देखिएगा, अरुंधति दर्शन न्याय, ये आपको दिख रहा है इस साइड? तो हाँ जी, हाँ जी सर, दिख रहा है। एक्चुअल में जो अभी सर न्याय है ना सिलेबस में, उसमें हाँ, शिलापुत्रक न्याय, कपिंजल अधिकरण न्याय, गुणाक्षर न्याय, गोवली वर्ध न्याय, नपृष्ठ गुरावो वेदांती न्याय, श्रृंग्रहिका न्याय, छत्रिणो गच्छन्ति न्याय, शतपत्र भेदन न्याय,
और सूचिकाता न्याय, ये सारा सिलेबस में है जी सर। चलिए आप एक एक न्याय बोलिए, इसमें से ढूंढते हैं। पहले आप बोलिए, पहला क्या बोला आपने? पहला है शिलापुत्रक न्याय। तो ये श मतलब से जैसे, हाँ, तब मैं आपको सब समझा दूंगा, याद करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे है कि नहीं वो देखते हैं। ये आप विकिपीडिया से खोजे हैं? हाँ, अच्छा। शिलापुत्रक न्याय में ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे हाँ। शिला होती है, बड़ा सा पत्थर होता है, तो उसके हम छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। तो पत्थर से हम पहले सिल बट्टा बनाते थे, सिल और बट्टा। तो वैसे ही एक बड़ा पत्थर का छोटे छोटे पुत्र टाइप बनाना, उसको बोलते हैं शिला पिष्टक न्याय। और पूछिए, आप जो पूछेंगे मैं सब बताऊंगा आपको। इसमें है नहीं शिला नहीं पिष्टक। सर, ऐसे तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन जैसे एक होता है ना कि अब शिला पुत्रक न्याय का तो मतलब ये है कि शिला वही पुत्र है, तो शिला से जो चीजें बनेंगी तो उसके अंदर वही क्वालिटी रहेंगी। जैसे ये है कि आपका जब सृष्टि उत्पत्ति क्रम हुआ, तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में अव्यक्त से बना है सारा, कि हाँ अव्यक्त से अहंकार आया, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत, पंचमहाभूत, फिर पंचमहाभूत, फिर एकादश इंद्रिय। तो अव्यक्त जो था उसमें सत्व रजतम तीनों थे, तो जो अव्यक्त में था, तो आगे जो चीजें बनेंगी उनमें वही होगा। तो आगे जो हमारा चाहे पंचमहाभूत होंगे, चाहे एकादश इंद्रियां होंगी, वो सभी सात्विक, राजसिक और तामसिक होंगी, क्योंकि हमारा हुआ। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है शिलापुत्रक न्याय के हिसाब से है, तो इसी न्याय से समझते हैं। और इन्होंने साथ में लिखा है, अधिकतर आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं इसी के अनुसार हैं। तो शरीर का हर भाग पंचमहाभूत से बना है, जैसे वैसे औषधियां सारी पंचमहाभूत से बनी है। तो ये जैसे पूरा समझने का है ना पूरा। हालांकि मेरे पास एक बुक थी तो तो उससे मैंने बोलिए पढ़ा ना, था। बोलिए आप जो बोल रही है वो सही बोल रही है ना। ऐसे डिस्कशन हो हाँ। गया तो दूसरे लोगों को भी समझ आएगा, सही बोला हाँ, ना। तो ये जो चीज है, तो मुझे इसमें और मटेरियल चाहिए था कि और कहाँ कहाँ मटेरियल मैं इसका और एग्जाम्पल दे। मिल जाएगा आपको, मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा। लेकिन यही है कि जैसे अमीबा में भी अहंकार है, महत बुद्धि अहंकार सभी में है। एक हाँ। अमीबा में भी है और एक शेर में भी है, सांप में भी है। अगर आप सांप को छेड़ेंगे तो सांप आपको काटेगा, क्योंकि उसमें अहंकार है। सात्विक हम्म। राजसी तामसिक, वो अपनी रक्षा करने के लिए आपको डसेगा। चींटी को भी आप देखेंगे तो चींटी भी आपको काटेगी, क्योंकि उसमें अहंकार है। तो अहंकार का मतलब ये नहीं कि दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन महत बुद्धि अहंकार सभी जीवों को है ना। तो शिला पुत्रक ने ऐसे वही चीज बताया कि जो शिला में वो उसके जो पार्ट्स हैं पुत्रक, उसमें भी हम्म। वही आ जाते हैं। हाँ। हाँ तो ये तो पहला न्याय समझ में आया। दूसरा भी है कि जैसे कपिंजल अधिकरण, तो कपिंजल अधिकरण में इन्होंने ये शब्द बोला हुआ है जी। कि कपिंजल का सेक्रीफाइस मतलब त्याग किया कपिंजल ने। यहाँ हम समझते हैं कपिंजल की मृत्यु हुई। तो कपिंजल की अगर मृत्यु हुई तो कपिंजल वर्ड जो यूज होता है, वो यूज होता है उनके लिए, मतलब ढेर सारी चिड़िया के लिए। एक जी। चिड़िया के लिए नहीं, तो ढेर सारी का मतलब बहुवचन तो संस्कृत में तीन या तीन से अधिक लोगों के लिए होता है। तो जी। दोषों की संख्या कितनी है, तो दोषों की संख्या निर्धारित करने के लिए कपिंजल अधिकरण न्याय को यूज करना हुआ। तो इसमें फिर और एग्जाम्पल मुझे दिख ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ यही एग्जाम्पल दिख मैं रहा है। दूंगा आपको ये, लेकिन ये समझ आ गया ना कि हम्म। चिड़िया से रिलेटेड है वहां पे कपिंजल। हाँ। हाँ। हाँ चलिए और आगे। फिर इसी तरीके से गुणाक्षर न्याय है। तो हाँ गुणाक्षर न्याय का इन्होंने क्या बोला कि जैसे घुन खाता है लकड़ी को, तो उसमें एक रास्ता बना देता है एक पर्टिकुलर। उसी तरीके से बहुत सारे लोग जैसे ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो उनको न रोगी का सही से पता है, प्रकृति वगैरह परीक्षण नहीं करे, न औषधि का सही से पता है, बट उन्होंने चिकित्सा किया और चिकित्सा करने से ठीक हो गया। तो ये जो हिसाब किताब है, ऐसा वैद्य कुवैद्य के लिए परिभाषा के लिए गुणाक्षर न्याय यूज किया। हाँ, ये देखिए कि- 53 नंबर का गुणाक्षर न्याय। गुण के हम्म। डालने से लकड़ी के अक्षरों के आकार बन जाते हैं। मतलब वहां पे जो दीमक होता है ना, वो दीमक क्या हम्म। करता है, लकड़ी को काट देता है, ऐसे खराब कर देता हम्म। है। तो उसमें अक्षर बन जाते हैं, ABCD बन जाते हैं, या अ आ ई बन जाते हैं। उसी तरह हम्म। से एक काम करने से दूसरे पास अनायास हो जाए, उसको ये कहा जाता है। लेकिन ये जो अज्ञानी वैद्य हैं वो लोग करते हैं, वो कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहे हैं। तो हम्म। वो एग्जाम्पल दिया है। जी, सही तो बताया आपने। यही था कि इसमें ढेर सारे और एग्जाम्पल क्या होगा। बताऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा, अभी ये मेन मेन न्याय तो हो जाए डिस्कस, हम्म। फिर सब मैं बताऊंगा। जी। हाँ, तो गुणाक्षर न्याय में इन्होंने बोला कि घुन चलता है, तो गुण, उसमें लेटर वर्ड लिखा था, तो मैंने वही कहा कि कैसे बन रहा है। इसको बोले तो इतनी गुण, चीजें। गुण बोलिए घण, गुणाक्षर हाँ, न्याय। गुणाक्षर न्याय। हाँ। घुन होता है ना, गाँव में बोलते हैं ना, घुन लग गया लकड़ी में। हाँ बराबर। तो वही चीज। तो आचार्य ने त्रिविध ज्ञान उपाय के लिए भी इसको यूज किया है, तद्विध संभाषा वगैरह में भी यूज हुआ है। आगंतु दोष है, और प्रधानी व्याधि के ठीक होते ही उपद्रव की भी शांति हो जाती, ठीक हो जाता है। ये सारे गुणाक्षर न्याय से इन्होंने किया हुआ है। जी। अब वो मुझे अब वही एग्जामिनेशन टाइम में और पता नहीं। एग्जामिनेशन, और मैं एग्जाम्पल
बताऊंगा, आपको सब बताऊंगा। और फिर इसी तरह से वाग्भट ने आश्रय बंध जो किया है दोष और धातु का, कि हाँ। धातु आश्रय जो है धातु है, तो अगर धातु में परिवर्तन होगा तो हम्म। दोष भी परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये भी गुणाक्षर में के हिसाब से है। हाँ। फिर आगंतुक निदान से आगंतुक व्याधि होगी, तो हम्म। अनएक्सपेक्टेड होगी, ये सब सारी चीजें। तो हम्म। इसमें भी इन्होंने लिखा है, हालांकि बहुत ज्यादा मुझे मतलब उसमें बहुत अच्छे से नहीं समझ आ रहा कि आज है, नहीं, जैसे आप एक जैसा बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सको ना। लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल भी बताऊंगा सब, लेकिन ये पहले दिमाग में ये पहले जाना चाहिए, फिर हम और हम्म। डिटेल में बताएंगे, उस पर बात करेंगे। फिर ऐसे ही गोवली वर्ध न्याय है, तो हाँ, गोवली वर्ध गोवली न्याय वर्धन का। है, मतलब एक जैसे प्रजाति के जो रहते हैं गाय, हाँ। मतलब बैल भी आ हाँ। जाते हैं। हाँ, हाँ, बोलिए। उसमें उन्होंने वही एग्जांपल दिया है कि गाय से नॉर्मली हम फीमेल गाय को लेते हैं, लेकिन गो जाति का अगर हम सोचें तो उसमें गाय और बैल दोनों आते हैं, लेकिन बैल के लिए हम पर्टिकुलर बैल वर्ड यूज करते हैं। तो इसी तरह किसी भी शब्द का एक सामान्य अर्थ होगा, एक विशेष अर्थ होगा, तो अलग अलग होता है, तो हम समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे सुश्रुत ने सूत्र स्थान में व्रणशोफ बोला, तो व्रणशोफ या शोफ हुआ, तो शोफ में व्रणशोफ भी लेते हैं। पर जिसको संहिता का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, दोनों को एक जैसा समझ बैठेगा। जी। तो ये अब यहाँ उन्होंने जो। 50 नंबर का देखिए, 50 नंबर का आपको दिख रहा है, इसमें क्या बोला है कि वली वर्द शब्द का है बैल। यहाँ हम्म। यह शब्द गो के साथ हो, वहां और भी जल्दी खुल जाते हैं। तो ये कहावत है, गोवली हम्म। वर्द न्याय। जी। अब वैसे तो मुझे सर लग रहा है सारे न्याय जो हैं मेनली कहावतों वाले ही हैं, हिसाब किताब। हाँ, उस जमाने के संस्कृत में ये सब न्याय थे। हाँ। जी, और बताइए। और इसी तरीके से इसमें और एग्जांपल इन्होंने लिया, जैसे भेषज और चिकित्सा का पर्याय एक समझा जाता है। पर जैसे चरक ने किया, पर अधिकतर औषधि के लिए भेषज प्रयुक्त होता है। नॉर्मली हम लोग भेषज शब्द प्रयुक्त करते हैं औषधि के लिए, लेकिन बिल्कुल। चरक जी ने इसको चिकित्सा का पर्याय में भेषज शब्द इस्तेमाल किया है। जी। तो ये भी हुआ वही कि गाय से, गो से हम गाय समझते हैं, बैल नहीं समझते हैं। और जी। फिर उसी तरह डायबिटीज का इन्होंने किया, प्रमेह से, पांडु का एनीमिया से, ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात, ये समझते हैं, पर रियल सिचुएशन तो होती नहीं, थोड़ा फर्क होता है। जी। फिर उसके बाद है श्रृंग ग्रहिका न्याय। तो हाँ। श्रृंग ग्रहिका न्याय में क्या है, ये लोमड़ी का पता नहीं क्या, लोमड़ी का ग्रुप से सिंह अलग दिखाई देगा, तो लोमड़ी हम्म। को तो सर सिंह होती ही नहीं है। नहीं, लेकिन हम जब श्रृंग श्रृंग बोलते हैं तो उसका श्रृंग हो या ना हो, लेकिन हम उधर मानते हैं कि श्रृंग है उसको। हाँ, तो वही इसलिए नहीं सुना, तो इन्होंने कहा रोगों के विभिन्न लक्षण देख करके रोग का निर्णय करना, और औषधि का भी। तो वहां ये न्याय लगता है, जैसे औषधि गुण और कल्पना देख कर देते हैं, तो इसी में आत्म पुराण कोई है, रामकृष्ण टीका, वहां पर ये दे रखा है। जी। सन्निपात ज्वर में कफ की पहले चिकित्सा करते हैं, अतिसार में भी पित्त पहले ठीक करते हैं, जी। आगंतुक दोष और स्थानिक दोष में पहले आगंतुक दोष की चिकित्सा करते हैं, प्रधान और अनुबंध में प्रधान की करते हैं। तो जैसे ये तो हमको पता रहता है, मैंने ये नहीं याद रहता है कि श्रृंग ग्रहिका का मतलब क्या है, या लोमड़ी यहाँ पर क्या मतलब है। लोमड़ी। लोमड़ी का सिंह। लोमड़ी का सिंग, श्रृंग ग्राहिका, श्रृंग को ग्रहण कर देना चाहिए, ऐसे है वो। तो सर लोमड़ी को तो सिंह होती नहीं, तो कैसे नहीं इसको होती है, मतलब। लेकिन हम मानते हैं कि उस प्राणी को सिंग है, ऐसा हम मान लेते अच्छा। हैं। हाँ। ओके, तो एक न्याय ये है। फिर फिर उसी तरीके से है शतपत्र भेदन, तो वही है कि किसी काम को, ये वाला यहाँ पर है ना, कि पैटर्न कमल के। मतलब क्या है कि एक, जब बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं तो सुई से हम्म। हम डाल देते हैं, तो 100 पत्तों का एक साथ भेदन हो जाता है। तो हमें हाँ। पता चलता है कि सुई कहाँ कहाँ गई, कितने सेकंड में गई। तो ऐसे हम्म। मन से रिलेटेड बताया है। अच्छा। बोलिए बोलिए, शब्द पे। तो इसमें यह है कि जैसे शतपत्र हैं, तो एक साथ छेदन कर दोगे तो कम समय लगेगा, अलग अलग पत्तों को बार बार छेद करेंगे, मतलब हाँ। अलग पत्ते को हर बार अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हाँ। सरल और शीघ्र काम करने का तरीका जो होता है, उसके लिए शतपत्र भेदन न्याय हाँ, इस्तेमाल होते यहाँ हैं। पे है 97 में, विकिपीडिया में 100 पत्तों हम्म। को एक साथ रखकर छेदने से जान पड़ता है कि सब एक साथ काल में छेद के, वास्तव में एक एक पत्ता भिन्न भिन्न समय में छिदा, मतलब हमें पता नहीं चल रहा हम्म। है, लेकिन एक साथ वो छिद जाता है। हम्म। कालांतर के कारण इसका ज्ञान हुआ। इस प्रकार बहुत से कार्य भिन्न भिन्न समय होते हुए पर भी एक ही समय में जान पड़ते हैं। यहाँ ये दृष्टांत वाक्य का है, सांख्य हम्म। दर्शन के हिसाब से। जी। इसको भिन्न भिन्न समय में होने के बाद, अच्छा इसको लिख लेंगे, तो ये चीज है। उसके अलावा है ना पृष्ठ गुरुवो वेदंती न्याय। हाँ, मतलब जब तक गुरु बोलेंगे नहीं तब तक, जब तक शिष्य बोलेंगे नहीं, गुरु बोलेंगे नहीं, आंसर नहीं देंगे, यही है ना। हाँ यही है कि गुरु शिष्य पूरा परंपरा हमारा जो। चरक संहिता में ऐसा ही बताया है कि पुनर्वसु आत्रेय जी खुद नहीं बोलते हैं कुछ भी ज्ञान। जब उनके हम्म। अग्निवेश पूछते हैं, सारे शिष्य पूछते हैं, तब वो आंसर देते हैं।
हाँ, तो इसमें वहीं पर था कि जैसे रोगी से हम लोग जो हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो एक इसी तरीके से हुआ भाई, जब तक रोगी सवाल नहीं पूछेंगे तब वो रोग निर्धारित कर पाते हैं, तो वहां पर ये इस्तेमाल होता है। और कतिधा पुरुष भेदी जो था, धीमान वर्ड करके इन्होंने यूज किया है। वो सारी चीजें मिल रही है, वही है कि शिष्य जब तक पूछेगा नहीं, गुरुजी जवाब नहीं देंगे। तो ना बराबर। पृष्ठ गुरु वेदंती न्याय है। जी। और फिर एक है क्षत्रिणो गच्छन्ति न्याय। तो यहाँ क्षत्रियों पे इन्होंने गच्छन्ति जो न्याय में है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, छाता लेके जा रहे हैं, लेकिन एक दो हम्म, लोगों ने नहीं डाला, तो हम क्या हम्म, बोलते हैं, सब लोग छाता लेके जा रहे हैं, एक हम्म, दूसरे को हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हम्म। ये बताइए बताइए। तो ये चीज है, तो इसमें क्या है कि मात्रा स्थिति अध्याय में दे रखा है आश्रय धारण का। फिर जैसे इन्होंने दे रखा है कि जाति कटुका और लवंग है, तो इन हाँ। सब में अगर आश्रय धारण का करोगे तो सबका तो फल यूज होता है, बट लवंग का पत्र यूज होता है। हम्म। चक्रपाणी और ने बोला हुआ है। फिर हम्म। उसी तरह गुण और महाभूत में, सारे जो महाभूत होते हैं उनमें सबके पिछले पिछले के गुण आते हैं। पर हम्म। पृथ्वी महाभूत में से आगे तो कोई है नहीं, तो पृथ्वी का गुण किसी और में नहीं आता है। हम्म। तो ये इस तरह का एग्जांपल दिया, मतलब कह सकते हैं कि बहुत क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना कंसेप्ट बनना। हालांकि इस हम्म। बार तो मैंने लिख कर पढ़ा हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, तो हम्म। वो बहुत अच्छे अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, या बहुत अच्छा एग्जांपल मान लीजिए 10-15 नंबर में आ जाए तो क्या लिखेंगे। ये तो तो ऐसा लग रहा है शॉर्ट नोट का भी शॉर्ट यूनिवर्सिटी होगा। न्याय से सब बताए, एग्जाम्पल चाहिए ना, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दे दूं हाँ, बस। हाँ। और न्याय क्या है? और हो गया सूचिका वाला, तो ये कहे वो सर सूची वो भी है। कटा न्याय पढ़ा हाँ, आपने? सूची मतलब हाँ। एक। हाँ, बोलिए। तो ये शतपत्र भेदन और सूची कटाह में क्या फर्क हुआ? शतपत्रन में हुआ कि 100 पत्तों को एक साथ छेद दिया। सूची हाँ। मतलब किसी ने बोला, लोहार से बोला कि आप ये बना दो, सुई बना दो, और कटाह हम्म, मतलब बना दो। हम्म। देखिए, अच्छा। तो 4 नंबर का देखिए, सूची कटाह न्याय, सुई बनाकर हम्म, कढ़ा बनाने के समान। किसी लोहार से हम्म, कहा कि कढ़ा हम्म, बनाने को कहा, तो थोड़ी देर हम्म, बाद एक दूसरा आया, उसने सुई बनाने को कहा। दो लोग आए, हम्म, एक ने कहा कि कढ़ाई बना दो, एक ने कहा सुई बना दो। तो लोहार ने पहले सुई बनाई, उसके बाद हम्म, कढ़ाई बनाया। तो सहज हम्म। काम पहले करना, तब कठिन काम में हाथ लगाना। आप भी पेपर सॉल्व करते हैं तो जो इजी अच्छा, वाले होते हैं सॉल्व कर रहे थे, बाद में मुश्किल वाले करते हैं। एक सेकंड ये लिख लेती हूँ। आप जब एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी एमडी एंट्रेंस, सरल, हाँ, सरल काम पहले करना, टफ बाद में करो। हाँ, इसका तो ऐसे तो एग्जाम्पल समझ लेंगे, किचन में ही काम करना है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हाँ। हैं आपके घर में, तो हाँ। पहले सलाद वलाद काट लो, बिल्कुल मेहनत वाला काम नहीं, फिर बाद में बैठो और आराम से सारे काम करो। हाँ। यही tough। और बताइए। बस डॉक्टर सर, मैडम सिलेबस सिलेबस में तो ने, इतना ही है। हाँ, उसके डॉक्टर मनीषा अलावा मैडम, तो षड न्याय है आपके। वो भी मैं बता रहा हूँ। मनीषा मैडम, असली में हम थेरोटिकल भाग पढ़ रहे हैं, असल में शशि मैडम का एग्जाम है, तो हम एमडी संहिता फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये अभी कोई प्रैक्टिस रिलेटेड नहीं है, ये केवल एग्जाम का जी। तैयारी है, थेरोटिकल भाग है ये सब। तो आपको लगेगा ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, न्याय, ये सब एग्जाम रिलेटेड है। चलिए शशि मैम अब क्या बोल रही है। अब मैं पंच भौतिक सिद्धांत बता देता हूँ, ठीक है? सिद्धांत के डेफिनेशन आपको मालूम है? सिद्धांत क्या होता है? वो तो पढ़ा था, मतलब हाई स्कूल वगैरह में, नहीं प्लस वन पढ़ा था ना, हाइपोथेसिस वगैरह जो वाला हिसाब है। लेकिन उसका एक डेफिनेशन है चरक का, बहुविध परीक्ष परीक्ष भाव, बहुत बार परीक्षा करके एक ही चीज को, और फिर जब एक नया सिद्धांत बनता है, हाइपोथेसिस बनता है, उसको हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। मैं उसका डेफिनेशन उसमें है, वो बुक में है, मैं आपको बताऊंगा, संस्कृत में वो शो। तो सिद्धांत अगर है तो पंच महाभूत सिद्धांत, पंच महाभूत सिद्धांत देखेंगे ना, तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि सिद्धांत कौन सा टाइप का है, क्योंकि सिद्धांत के 4 टाइप है। सर्वतंत्र सिद्धांत, फिर एक तंत्र सिद्धांत, उसी तरह से। तो ये सिद्धांत कौन सा टाइप का है? तो ये, हाँ, सर्वतर तो परतंत्र इस तरीके से 4 है ना। हाँ, वो उसमें बुक में है, रिसर्च के बुक में है, ठीक है? तो अब पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो पंचीकरण से हुई है। व्यपदेशस्तु भूयसा, जिसमें ज्यादा चीज है वह, उसको हम नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य ऐसे मानते हैं। तो पंचीकरण से पंच महाभूत बने हैं। अनित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य तो पंच महाभूत है ही, सेपरेट सेपरेट। फिर इसमें महाभूत से और रस का क्या संबंध है, वो हमें लिखना है। स्वास्थ्य के सापेक्ष पंच महाभूत का क्या रोल है, निदान के सापेक्ष क्या है, और चिकित्सा के सापेक्ष क्या है, इससे रिलेटेड हमें बात करनी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 4 महाभूत जो हैं,
और मन है, ये परमाणु रूप से नित्य हैं। और ऐसे बोले कि आकाश, दिक्, काल और आत्मा ये विभु है, सर्वव्यापी है और नित्य संयोगी है। कार्य द्रव्य जो है उनकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। उपनिषदों में बोला है कि जो आत्मा है वह नित्य द्रव्य है। लेकिन जो अनित्य द्रव्य उपनिषदों में बोला है कि आकाश वायु, आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु तेज, वायु से तेज बनता है, तेज आप, तेज से आप बनता है। अदभ्य पृथ्वी, मतलब आप से पृथ्वी बनती है। मतलब ये क्रम बताया कि आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से आप से पृथ्वी बनती है। पृथ्वी अगर बोलती है तो उपनिषदों में बोला है कि पृथ्वी से औषधियां बनती हैं और औषधि से पुरुष बनता है, ये उपनिषदों में बोला है। महाभूतों के संयोग से, स्टॉप शेयर क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए, कुछ तो ऐसे दब गया। आप बस मेरा बात सुनते रहिए। तो इसमें बोला है कि महाभूतों के संयोग से एक विशिष्ट द्रव्य बनता है। और इसके लिए क्या बोला है, दृष्ट द्रव्यों की उत्पत्ति जो हुई है, परस्परानुप्रवेश। आप सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। परस्परानुगुणत्व, परस्पर संघात जी सर। बना है। शशि मैम, आपने ये श्लोक पढ़ा है, परस्परानुप्रवेश? हाँ सर, ये पढ़ा तो सब है ये कि मतलब सारे महाभूतों में पिछले वाले के गुण जो आते जाते हैं तो उसको परस्पर अनुप्रवेश कहते हैं। हाँ। और परस्परानुगुणत्व, और हाँ परस्पर वो भी। संघात जी। मतलब जुड़ना। और अणुगुण, हाँ एक दूसरे के गुण आते हैं। वैशेषिक ने द्वैनुक त्रैणुक ऐसे बताया, तीन तीन द्वैणुक मिलके 6 परमाणु बनते हैं। सूक्ष्म वस्तु दृष्टिगोचर होता है। पंचीकरण परमाणु देखें तो महाभूत प्राधान्य होते हैं। पार्थिव मतलब भौम, आप पे मतलब जलीय, तेजस मतलब आग्नेय, वायव्य मतलब वायु, आकाशीय मतलब नाभस, व्यपदेशस्तु भूयसा। मतलब जो जिसमें जो चीज ज्यादा रहेगा वो ज्यादा उसमें डोमिनेंस रहेगा। फिर भूय, अव्यपदे मतलब इंडिकेट करना, भूय मतलब अबंडेंट, जो जिसका मात्रा में ज्यादा रहेगा वो इसको इंडिकेट करेगा। तो जब हम पार्थिव द्रव्य बोलते हैं तो पार्थिव द्रव्य में और भी महाभूत हैं। आकाशीय तत्व है, अगर आप अभ्रक देखेंगे उसमें भी आकाश तत्व भी है, जल तत्व भी है, उसमें तेज तत्व भी है, उसमें सब है, लेकिन वो पार्थिव है, अभ्रक। वैसे ही सारे आप पे जब बोलते हैं तो उसमें जलीय तत्व तो ज्यादा है, लेकिन उसमें और भी पंच महाभूत हैं, 1/4, 1/8 मात्रा में। और हाफ जो है वो ये है, मतलब जल तत्व है। तेजस तत्व अगर हम देखते हैं कोई भी चीज, तो उसमें हाफ जो है वो तेजस तत्व है और बाकी 1/8 मिला के 4 महाभूत हैं। इसी तरह से रस और महाभूत का संबंध है तो आपने पढ़ा होगा, चरक और सुश्रुत में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि पृथ्वी और आप से मधुर रस बनता है, आप और तेज से अम्ल रस बनता है। ये आपने पढ़ा है क्या मैम, रस वाला जो अध्याय है? हाँ सर, वो तो ऐसे है ना कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो 5 4 5 3 4 3 3 2 1 2 5 2 ऐसे है, मतलब मैंने किया है। तो मधुर का वो तो कॉलेज टाइम से किया था, मतलब पांच हाँ। चार को मतलब मधुर रस जो है उसमें पृथ्वी और आप हो जाएगा। हम्म। 5 4 फिर 5 3 फिर अम्ल रस में पृथ्वी और क्या हो जाएगा, तीसरा मतलब आप तेज हो, सॉरी तेज हो जाएगा। 5 4 5 3 फिर 4 3, 4 3 का मतलब हो गया हमारा मधुर अम्ल लवण वाला रस आ जाएगा। तो ऐसे वाले पंचभौतिक संगठन तो याद है मुझे रसों का। कटु रस में तेज और वायु। हाँ, उसमें सुश्रुत का और वाग्भट से थोड़ा सा उल्टा कर दिया है हम लोगों ने। हम्म। जैसे जो सीक्वेंस है ना, उन्होंने अपना पंचभौतिक संगठन थोड़ा सा उल्टा मान लिया है। तो ये हम्म। मैं अभी देख लूंगी फिर से तो मुझे रिकॉल बात हो दोष जाएगा। में, बात दोष, दोषों में देखें पंचमहाभूत तो वायु और आकाश से वात हाँ। दोष बनता है। तेज हम्म। से पित्त बनता है। और हम्म। कफ पृथ्वी और आप से बनता है। जी सर। और चरक और सुश्रुत के कुछ कुछ बातों में मतभेद हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रतितंत्र सिद्धांत से मानते हैं। उनका चरक का कुछ अलग मत है, सुश्रुत का अलग मत है। सुश्रुत है वो रक्त को प्रधान मानते हैं, और चरक जो है वो काय चिकित्सा प्रधान है। इसलिए प्रतितंत्र सिद्धांत के अंदर में दोनों के अलग अलग सिद्धांत आ जाते हैं। इसी तरह से त्रिगुण अगर देखें, त्रिगुणन महाभूत, तो सत्व गुण जो है वह तेज प्रधान है, रज गुण है वायु प्रधान है, तम है पृथ्वी प्रधान है। सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रज बहुलो अग्नि, सत्व रज तम बहुला आपह।
तमो बहुला पृथ्वी, ये सुश्रुत में बोला गया है। फिर पंच महाभूत से त्रिगुण बनते हैं, ये आंसर हमें मिल गया। शरीर भी पांच भौतिक है, और हमें जो चिकित्सा करनी है वो भी पार्थिव शरीर में करनी है, लेकिन पंच महाभूतों से ही चिकित्सा करनी है। इसी तरह से सप्त धातु और पांच भौतिक, इसका क्लासिफिकेशन करना है। जैसे कि रस धातु है, उसमें जल तत्व है। रक्त धातु है, उसमें आप पे भी है, जल भी है और तेज भी है। इस तरह से हमें सभी धातुओं का लिखना है। इसी तरह से इंद्रिय और पंच भौतिक, मतलब पंचभूतात्मक देह है आहार पांच भौतिका। अपनी इंद्रिया जो है, जैसे कि आंखों आंखों को देखेंगे चक्षु, तो तेजोमय चक्षु। इसी तरह से कान है, वो श्रवणेंद्रिय है, वहां पे आकाश तत्व है। घ्राणेंद्रिय पृथ्वी तत्व है। तो पंच महाभूत और इंद्रियों का हमें पूरा लिखना है। इसी तरह से सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, द्रव्य औषधों का पांच भौतिकता का कोरिलेशन करना है। और जो तत्व कम हो गया है शरीर में, अगर आकाश तत्व कम हो गया है तो हम लोग लंघन कराते हैं। अगर अग्नि मंद हो गया है, तेज तत्व कम हो गया है, तो हम लोग अग्नि बढ़ाते हैं। अगर पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो हम पानी आप तत्व बढ़ाते हैं। अगर आप तत्व बढ़ गए तो उसको हम कम करते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग, शोथ हो गया है तो हम लोग विरेचन देते हैं। इस तरह से हम लोग चिकित्सा करते हैं पांच भौतिक तरह से। फिर पार्थिव द्रव्य का वाग्भट सूत्र था 9 में। पार्थिव द्रव्य तद द्रव्यम गुरु स्थूल स्निग्ध स्थिर गंध गुणोल पार्थिवम गौरवम सैर्यम संघातो पंचाव्यम। वाग्भट सूत्र था 9वां अध्याय में आप देखेंगे। तो पार्थिव द्रव्य क्या है, आप्य द्रव्य क्या है, तेजस द्रव्य क्या है, इन सब का हमें बताया है। और तर्क संग्रह में जो बोला है, गुरु मतलब आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम। तो हमें कभी कभी बृहन चिकित्सा करना है। तो बृहन चिकित्सा करने के लिए हमें कौन से द्रव्य लेने हैं, जो पृथ्वी तत्व प्रधान है, जो शरीर में गुरुता लाए, स्थैर्यता लाए, संघात और उपचय को बढ़ाएं, वो हम लोग बृहन चिकित्सा में करते हैं। लंघन चिकित्सा करते हैं तो जो आकाश तत्व और वायु तत्व को बढ़ाए, उसको हम लंघन चिकित्सा में करते हैं। अभी जैसे यष्टि मधु है, वह बृहन चिकित्सा के लिए यूज करते हैं। यष्टि मधु आप्य और पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है। इस तरह से हमें करना है। संघात का मतलब क्या है कि जुड़ना। उपचय मतलब वेल नरिशमेंट। तो जहां पर संघात होता है वो आकार में बढ़ता है, उपचय आकार बढ़ाता है। और अस्थिक्षय जब होता है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो वहां पे संघात की जरूरत होती है। इसलिए गेहूं का पदार्थ या बृहणीय गण के द्रव्य या अस्थि तत्व प्रधान वाले, जैसे प्रवाल पंचामृत जैसे द्रव्य देते हैं जो पृथ्वी तत्व को बढ़ाए। तो अस्थि क्षय होगा तो वहां पे वायु बढ़ जाएगा, अस्थि तत्व कम होगा तो, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में वायु तत्व बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पोर्स होते हैं। तो धातुओं का उपचय होता है, धातु का क्षय होने से वहां पे उपचय होता है, तो वहां अपचय होता है, तो वहां पे हमें उपचय करना है। इसी तरह से हमें आप्य द्रव्य देखिए, तो आप्य द्रव्य जो है वो द्रव्यम स्निग्ध शीतम, आप्य द्रव्यम शीतम गुरु स्निग्धम मंदम सांद्रम रसोल्बणम, आप्यम स्नेहम विष्यंदम क्लेद प्रहलाद बंधकृत। विष्यंद मतलब स्त्राव निर्माण करता है। शरीर में अगर जल तत्व बढ़ गया तो क्या होगा, प्रमेह जैसी व्याधियां होंगी। मतलब बहुत ज्यादा क्लेद, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता होगा, है ना, गंदा यूरिन आएगा और बहुत ज्यादा बार बार बारंबार मूत्र की उत्पत्ति होगी। तो वहां पे स्त्राव निर्माण हो जाएगा। आग्नेय तत्व जो है, आग्नेयम रुक्षम तीक्ष्णोष्ण विशद लघु रूप गुलौण बनम आग्नेय दाह भाव वर्ण प्रकाश पचनात्मकम। मतलब पचन की क्रिया कौन करता है, तो आग्नेय तत्व करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिणमन या कंटिन्यूटी में जो चेंजेस करना है वो कौन करता है, तो तेज तत्व करता है। अगर तेज तत्व ज्यादा बढ़ गया तो बॉडी में बर्निंग होने लगेगा। तेज तत्व कम हो गया तो बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगा और पचन क्रिया नहीं होगी। फिर ज्वर जैसी व्याधि होगी, आमवात होगा, कुष्ठ होगा, प्रमेह होगा। ये सारी व्याधि होती है जहां पे अग्नि तत्व कम हो जाता है। इसी तरह से वायव्य जो रहेगा, वायव्यम सूक्ष्म, वाग्भट सूत्र सा 9वां में दिया है। वायव्यम सूक्ष्म रुक्ष विशद लघु स्पर्श गुणोल बणम रोक्षम लाघव वैशद्य विचार ग्लानि कारकम। मतलब वायु तत्व बढ़ जाएगा तो कंटिन्यूअस मोशन करेगा कोई, या फिर भ्रमण और विचरण करने से वायु का बढ़ जाता है ना। अध्वगमन किया, संक्रमण किया, अति मैथुन किया तो वायु तत्व बढ़ जाता है और वात का प्रकोप बढ़ जाता है।
इसी तरह से आकाशीय तत्व है नाभसम सूक्ष्म विशदम लघु गुणोल बणम स्वशिरम लाघव करम। जहाँ पे आकाशीय तत्व बढ़ रहा है, जैसे पोरोसिटी हो रहा है, रंध्र निर्माण हो रहे हैं, जहाँ पे नहीं जरूरत है वहां पे भी छेद निर्माण हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। तो वो विकृत रूप में आकाशीय तत्व बढ़ रहा है। प्राकृत रूप में अगर आकाश तत्व कम हो गया तो पूरे बॉडी में अलसक व्याधि हो जाएगा, पूरा सब जगह भर गया है, पूरा बहुत दोष बढ़ गए। तो वहां पे हमें शोधन करके आकाशीय तत्व को बनाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग पांच भौतिक को हम लोग विकृति के रूप में समझा सकते हैं, और चिकित्सा भी वैसे कर सकते हैं। अब अप्लाइड एस्पेक्ट है कि पांच भौतिक सिद्धांत और स्वास्थ्य परिपालन के लिए इसका क्या महत्व है। इसलिए बोला है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से हमारा आयु की रक्षा होती है। कैसे होती है? शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधि। शरीर की चिंता छोड़ के पहले शौच करना है। शौच करेंगे तो क्या होगा? आकाशीय तत्व निर्माण होगा, विकृत पार्थिव तत्व निकल जाएगा और अग्नि प्रदीप्त होगा, वायु का संचरण अच्छा होगा, आकाश तत्व अच्छा होगा। इसीलिए स्वास्थ्य परिपालन के लिए हमें पांच भौतिक सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। पानी ज्यादा नहीं पीना है। पानी ज्यादा पीने से क्या होगा? अग्निमंद करेगा और जल तत्व बढ़ जाएगा और तेज तत्व कम हो जाएगा, और आम ज्यादा बढ़ेगा, पृथ्वी और आप ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से हमें निदान और रोगों की उत्पत्ति में इसका एप्लीकेशन है। चिकित्सा में भी इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं। अभी आप कुछ बोलिए मैम। तिक्तक क्षीर बस्ती है वो धात्वग्नि को बढ़ाता है। हमें जाठराग्नि लेवल पे भी काम करना है, भूताग्नि लेवल पे भी काम करना है, धात्वग्नि पे। इसलिए तिक्तक क्षीर बस्ती जो है वो धात्वग्नियों को बढ़ा के पोषण करता है, बृहण करता है। इसी तरह से आदान काल विसर्ग काल में भी, जहां पे शरीर का शक्ति कम हो रहा है, तो आप पे धर्म जो है वो कम होता है। किसमें? आदान काल में। विसर्ग काल में बढ़ जाता है। जैसे कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति का में भी हम आहार विहार के हिसाब से हमें अलग अलग सलाह देना पड़ता है। कफ प्रकृति वालों को हम कम खाने को बोलते हैं, ज्यादा ब्रीहण करने वाली चीजें नहीं बोलते हैं। वात प्रकृति वालों को ज्यादा ब्रीहण करने वाले द्रव्य देते हैं, अग्नि को बढ़ा के। पित्त प्रकृति वालों को ज्यादा उष्ण दवाइयां नहीं देनी है, उष्ण चीजें खाने को नहीं देनी है। ये सब पांच भौतिक का अप्लाइड एस्पेक्ट है। इसी तरह से निदान के सापेक्षा विकल्प संप्राप्ति में भी दोषों के अंशांश कल्पना के हिसाब से हम जो विंशति गुण है, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण शांत मृदु स्थिरा, उस हिसाब से हम लोग समझाते हैं कि आपका रुक्ष गुण नहीं बढ़ना चाहिए। आपका जहां पे स्निग्ध की जरूरत है स्निग्ध बढ़े, तो वो देखें महाभूतों के हिसाब से हमें बोलना है। और कुछ बोलिए मैम। शशि मैम आप कुछ बोलिए, आपका सुनना है। अच्छा, नहीं मतलब इसमें सिलेबस निकालूं कि क्या करूं? सिलेबस निकालिए, नहीं तो सुनिए बस। अंशांश कल्पना के हिसाब से जो तत्व शरीर में बढ़ रहे हैं उसके ऑपोजिट ड्रगों का चॉइस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं अभिसंधि चीज, दही जो है वो कफकर है, तो हम विकृत कफ जब निर्माण हो जाएगा तो हमें अभिसंधि तत्व को कम करना है, मतलब कफ शामक द्रव्य देने हैं। जैसे त्रिकटु दे दिया, पंचकोल दे दिया। केला का फल है वो गुरु मंद स्निग्ध पिच्छिल है, शीत है, तो केला अगर ज्यादा खाएंगे तो कफ ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें उसका अपोजिट चिकित्सा करना पड़ेगा। नहीं तो जो लोग दही बहुत खाते हैं, दिन रात दही खाते हैं, उनको द्रव रूप कफ बढ़ेगा, स्त्यान कफ बढ़ेगा, और उससे सर्दी जुकाम होगा, ज्यादा होगा। तो हम चिकित्सा देते हैं तो वहां पे हम कफ को शमन करने वाला, मतलब जल तत्व कम करने वाला द्रव्य देते हैं। जल और पार्थिव द्रव्य कम करने वाला हम द्रव्य देते हैं। कफ का विलयन होने के लिए दही जो है उसको हटा दिया जाता है। तो विकल्प संप्राप्ति जो बताइए उसको हमें ध्यान में रखना है। और निघंटु में भी विस्तार से बताया है कि कुछ कुछ चीजें हैं वो कफ मेद विकृतिकर है, कफ मेद शामक है। तो हम जब मोटापा कम करते हैं वहां पे कफ और मेद का शमन करने वाले द्रव्य देते हैं। नवनीत है वो कफ बढ़ाता है, जो मक्खन है कफ भी बढ़ाता है, शुक्र भी बढ़ाता है। तो नवनीत का भी बहुत ज्यादा मतलब एक एक द्रव्यों के हिसाब से भी हम बता सकते हैं। फिर सामान्य विषय सिद्धांत में पांच भौतिक तत्व है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अष्टवीर्य सापेक्ष विंशति गुणों के अलावा शरीर पे क्या क्या परिणाम हुआ, नया पॉजिटिव निर्माण करना है, चिकित्सा करना है, तो पांच भौतिक चिकित्सा के पंच महाभूत के हिसाब से हम लोग उसको बता सकते हैं। आप बताइए मैम, आपको और क्या पढ़ना है? नहीं तो अभी बस करें। हाँ सर, बस करते हैं आज। हाँ, ये फिर काम। को भी पढ़ाया गया ना, एमडी फर्स्ट ईयर संहिता के सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाया गया, थेरोटिकल पार्ट है।
अभी हमारे रेगुलर लेक्चर 4 तारीख से शुरू होंगे। ये केवल ऐसे ही बताया गया है, ऐसे मतलब ये सिलेबस के हिसाब से शशि मैडम की पढ़ाई के लिए किया है। जी ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम आपको और कुछ पढ़ना होगा तो आप बताइएगा मैम, शशि मैम, फिर मैं पढ़ा जी दूंगा। जी सर, जी सर। ठीक है, शाम थैंक को फिर पढ़ते। हाँ थैंक यू सर, थैंक ओके सर, थैंक यू, प्रणाम।